दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक लड़की जो अपनी जिंदगी के सपने लेकर आगे बढ़ रही थी, उसकी मौत इतनी बर्बर और क्रूर तरीके से हुई कि कोई भी सुनकर दंग रह जाएगा। उसकी हत्या कर शव को आरी से काटकर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। उसके पैर, हाथ, सिर सभी अंग अलग अलग जगह फेंक दिए गए ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। यह वारदात इतनी भयावह थी कि हर किसी के जहन में एक ही सवाल घूम गया, आखिर इतनी क्रूरता किसने दिखाई? हत्या के पीछे जो कारण छुपा है, वह किसी के लिए भी हैरानी से कम नहीं है। क्या यही उस लड़की की सजा थी जो उसने अपनी मर्जी से अपना जीवन जिया? इस दिल दहला देने वाली कहानी के हर पहलू को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। कहानी की शुरुआत होती है 13 मार्च 2015 से और ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से चिरैयाकोट जाने वाली सड़क पर स्थित है एक गांव सलाहाबाद, जो सराय लखनसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी गांव के रहने वाले श्रद्धानंद उपाध्याय के परिवार में पत्नी सुमन के अलावा एक बेटा विशाल और दो बेटियां कमल व कशिश थीं। श्रद्धानंद उपाध्याय की खेती की जमीन के अलावा कस्बे में जूते चप्पल की दुकान भी थी। विशाल बड़ा हुआ तो वह भी पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। विशाल ने दुकानदारी के सारे गुण सीख लिए तो श्रद्धानंद ने दुकान की जिम्मेदारी पूरी तरह से बेटे के ऊपर छोड़ दी और खुद खेती के कामों में लग गए। श्रद्धानंद ने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया। बीए करने के बाद कमल अपने लिए नौकरी तलाशने लगी ताकि परिवार की आमदनी बढ़े। कोशिश करने पर उसकी मऊ शहर में स्थित एक मोटरसाइकिल एजेंसी में नौकरी लग गई। कमल खूबसूरत और जवान थी। घर से बाहर निकलने पर तमाम लोग उसे ललचाई नजरों से देखते थे, तो वहीं उसके साथ नौकरी करने वाले कई युवकों की निगाहें उस पर जमी थीं। इन सब की चिंता किए बगैर वह अपनी ड्यूटी पर जाती रही। उसके नौकरी करने से घर के हालात भी अच्छे हो गए थे। कमल के साथ कशिश भी जवान थी, इसलिए श्रद्धानंद जल्द से जल्द कमल के हाथ पीले करना चाहते थे ताकि उसके बाद वह छोटी बेटी का भी विवाह समय से कर सकें। वह बड़ी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने लगे। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। इससे पहले कि वह कमल की कहीं शादी तय कर पाते, उससे पहले ही न जाने ऐसा क्या हुआ कि कमल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसकी मौत रहस्य बनकर रह गई। यह बात करीब 2 साल पहले की बात है। उस वक्त कशिश बीए पास कर चुकी थी। कशिश भी बेहद खूबसूरत थी। बहन की मौत के बाद कशिश उसी बाइक एजेंसी पर नौकरी करने लगी जहां उसकी बहन कमल करती थी। कशिश थोड़ा चंचल स्वभाव की थी, इसलिए एजेंसी पर काम करने वाले व अन्य कई लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। वैसे भी जब कोई भी लड़का या लड़की घर से नौकरी के लिए निकलते हैं तो कुछ न कुछ लोगों से जान पहचान, दोस्ती होना स्वाभाविक बात है। कशिश की दोस्ती को मोहल्ले के कुछ लोग दूसरे रूप में देखते थे। वे समझते थे कि कशिश लड़कों के साथ मौज मस्ती करती फिरती है। यह बात उसके भाई विशाल के कानों में पहुंची तो उसने कशिश को समझाया। भाई के कहने के बावजूद भी कशिश ने दोस्तों से मिलना बंद नहीं किया तो विशाल ने उससे नौकरी छोड़ने को कहा, लेकिन उसने नौकरी नहीं छोड़ी। बहन की गलत आदतों को लेकर विशाल से लोग तरह तरह की बातें करते थे। वह बहन को समझाते समझाते हार गया था, लेकिन कशिश न तो नौकरी छोड़ने को तैयार थी और न ही अपने दोस्तों से मिलना बंद कर रही थी। उसकी आदतों से वह परेशान हो गया। समाज में हो रही अपनी बेइज्जती से आहत होकर विशाल ने करीब 6 महीने पहले जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बेटी की मौत के गम से श्रद्धानंद और उनकी पत्नी जैसे तैसे उबरे थे कि एकलौते जवान बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उधर कशिश इस बात को अच्छी तरह जान गई थी कि भाई की मौत की असली वजह वह खुद थी। उसके आचरण की वजह से ही उसने मौत को गले लगाया था। इसके बावजूद भी वह न सिर्फ अपने पहले के ही रास्ते पर चलती रही, बल्कि अब वह और ज्यादा बेलगाम हो गई। एजेंसी में ही काम करने वाले दीपक गुप्ता नाम के एक युवक से उसे प्यार हो गया। दीपक गुप्ता बलिया जिले के कस्बा बिलथरा का मूल निवासी था, जो वर्तमान समय में मऊ शहर के काजी ढोला मोहल्ले में रह रहा था। दीपक भी उसे दिलोजान से चाहता था। इतना ही नहीं, उसने कशिश से शादी करने का भी वादा किया था। प्यार की मदहोशी में वे सारी सामाजिक हदों को लांघ गए थे।
इतना ही नहीं, उन दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, लेकिन उन्होंने यह बात अपने अपने घर वालों से छिपाए रखी। शादी के बाद दीपक ने शहादतपुरा में जनार्दन सिंह के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया था। वहीं पर कभी कभी कशिश भी रुक जाया करती थी। बाद में दीपक भी कशिश के घर जाने आने लगा। बार बार घर आने पर कशिश की मां सुमन को लगने लगा कि बेटी का दीपक के साथ जरूर कोई चक्कर है। उनके दो जवान बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। कशिश ही अकेली रह गई थी। उससे कुछ कहने पर कहीं वह भी कुछ न कर बैठे, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। मां की चुप्पी के बाद कशिश की हिम्मत बढ़ गई और वह खुलेआम दीपक के कमरे पर रहने लगी। श्रद्धानंद और सुमन की नजरों में दीपक एक भला लड़का था, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि उसके साथ वह खुश रहेगी। इस तरह कशिश और दीपक हंसी खुशी के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी कि श्रद्धानंद उपाध्याय का घर पूरी तरह उजड़ गया। 13 मार्च 2015 को कोपागंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि डांडी पुल के नीचे किसी इंसान की 2 टांगें और हाथ पड़े हैं। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि वे टांगें और हाथ किसी महिला के थे। इससे यह बात साफ जाहिर हो रही थी कि हत्यारे हत्या कहीं और करके ये अंग यहाँ डाले हैं तो शरीर का बाकी हिस्सा भी कहीं आसपास ही होगा। इसलिए पुलिस आसपास झाड़ियों वगैरह में खोजबीन करने लगी, लेकिन पुलिस को लाश का और कोई अंग नहीं मिला। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करके उन अंगों को अपने कब्जे में लिया। वहीं पर पुलिस को एक मोबाइल फोन और विशाल मेगामार्ट का शॉपिंग बैग मिला। पुलिस यह कार्रवाई कर ही रही थी कि थाना प्रभारी को सूचना मिली कि थाना सराय लखनसी थाने के अंतर्गत बहुआ गोदाम के पास किसी लड़की का सिर मिला है और मऊ कोतवाली के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में किसी लड़की का कंधे से कूल्हे तक का भाग मिला है। कोपागंज थाना प्रभारी समझ गए कि सराय लखनसी और मऊ थाना क्षेत्रों में मिले अंग उसी लड़की के होंगे जिसके वे पैर और हाथ हैं। लड़की की टुकड़ों में लाश मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसपी अनिल कुमार सिंह, एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह तथा सीओ अशोक कुमार यादव ने तीनों जगहों का मौका मुआयना किया। पुलिस ने सभी अंगों को इकट्ठा कर लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसे नहीं पहचान सका। मरने वाली लड़की की उम्र यही कोई 20 से 22 साल थी। लाश के पास पुलिस को एक पिट्ठू बैग भी मिला। उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबूत के तौर पर पुलिस को एक मोबाइल फोन, शॉपिंग बैग और एक पिट्ठू बैग मिला था। इन्हीं चीजों के जरिए पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को जो शॉपिंग बैग मिला था उस पर शहादतपुरा के एक शोरूम का पता लिखा था। पुलिस वहां पहुंची और मरने वाली लड़की का फोटो शोरूम में काम करने वाले लोगों को दिखाया तो काउंटर पर बैठने वाले एक लड़के ने उस फोटो को पहचान कर बताया कि यह लड़की शोरूम से शॉपिंग करके ले गई थी। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी वह लड़की दिख गई। वहां से पुलिस को यह जानकारी तो मिल गई कि मरने वाली लड़की विशाल मेगामार्ट से शॉपिंग करके ले गई थी, लेकिन यह पता नहीं लग सका कि उस लड़की का नाम क्या था और कहां की रहने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल फोन को खंगाला जो मौके पर मिला था। जांच में पता चला कि उस मोबाइल फोन में जो सिम डाला हुआ था वह मऊ जिले के ही सलाहाबाद गांव की रहने वाली कशिश पुत्री श्रद्धानंद उपाध्याय के नाम से खरीदा गया था। एक पुलिस टीम गांव सलाहाबाद में कशिश के पते पर भेज दी गई। घर पर श्रद्धानंद और उनकी पत्नी सुमन मिले। पुलिस ने उनसे कशिश के बारे में पूछा तो सुमन ने बताया कि कशिश उनकी ही बेटी है। तभी पुलिसकर्मी ने उससे पूछा, कशिश इस समय कहाँ है? साहब, वह तो अपनी सहेली के बर्थडे कार्यक्रम में गई थी। मगर आप कशिश के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? श्रद्धानंद ने हैरान होते हुए पूछा। यह बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें एक लड़की की लाश मिली है। उसके पास एक फोन भी मिला था। उस फोन नंबर के जरिए ही हम तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम अपनी बेटी को फोन करके देखो कि वह है कहाँ, पुलिसकर्मी बोला। श्रद्धानंद ने उसी समय अपने फोन से बेटी का नंबर मिलाया तो वह स्विच्ड ऑफ मिला। कई बार नंबर मिलाने पर हर बार उसने स्विच्ड ऑफ बताया। इससे श्रद्धानंद उपाध्याय परेशान होते हुए बोले, साहब उसका नंबर तो मिल ही नहीं रहा। इस पर पुलिस वाले समझ गए कि जो लाश बरामद हुई है वह शायद इनकी बेटी की है।
पुलिस वाले ने कहा, अब ऐसा करो, तुम हमारे साथ थाने चलो और लाश के फोटो और सामान देख लो। श्रद्धानंद पत्नी को लेकर पुलिस के साथ थाने पहुंचे। थाना प्रभारी ने मौके से बरामद मोबाइल फोन और लाश के फोटो उन्हें दिखाए तो फोटो देखते ही दोनों की चीख निकल गई और वह थाने में ही जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते ही सुमन ने बताया कि यह उनकी बेटी कशिश है। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। कुछ देर बाद थाना प्रभारी ने उपाध्याय दंपति से पूछा तो उन्होंने बताया कि कशिश 12 मार्च की शाम को अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसने 2 दिनों बाद आने को कहा था। सुमन ने यह भी बताया कि वैसे वह दीपक के साथ शहादतपुरा में रहती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम शहादतपुरा पहुंची तो दीपक कमरे पर नहीं मिला। वह मिर्जा हाजीपुरा में टीवीएस मोटरसाइकिल एजेंसी पर मिल गया। पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने ले आई। थाने आने के बाद वह घबरा गया। पुलिस ने जब उससे कशिश की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने कशिश की हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी। हत्या से लेकर उसकी लाश को आरी से काटकर ठिकाने लगाने तक की उसने जो कहानी बताई वह दिल को झकझोर देने वाली निकली। अपनी मर्जी से दीपक गुप्ता के साथ कोर्ट मैरिज करने के बाद कशिश संतुष्ट थी। दीपक और वह दोनों ही कमा रहे थे, इसलिए उनके यहाँ कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। लेकिन उसी दौरान एक ऐसा वाकया घट गया कि कशिश और दीपक के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। दरअसल दीपक और कशिश मोटरसाइकिल की एक ही एजेंसी पर नौकरी करते थे। कुछ दिनों बाद दीपक को दूसरी टीवीएस बाइक एजेंसी से ज्यादा तनख्वाह पर नौकरी का ऑफर मिला तो उसने उस ऑफर को स्वीकार करते हुए पहली जगह से नौकरी छोड़ दी। अलग अलग जगहों पर नौकरी करने पर दोनों का घर लौटने का टाइम अलग अलग हो गया। उसी दौरान कशिश का विशाल उपाध्याय नाम के युवक की तरफ झुकाव हो गया। विशाल डीसीएस के डिग्री कॉलेज का छात्र नेता था। जिस एजेंसी पर कशिश नौकरी करती थी वहीं पर विशाल का एक दोस्त भी नौकरी करता था। विशाल दोस्त के पास मिलने उस एजेंसी पर आता रहता था। वहीं पर उसकी मुलाकात कशिश से हुई थी। बाद में वही मुलाकात प्यार में बदल गई। विशाल के करीब जाने के बाद कशिश ने दीपक से मुंह मोड़ लिया और वह विशाल के साथ ही घूमने फिरने लगी। दीपक को बाद में जब बीवी की करतूत पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने पत्नी को समझाया भी, लेकिन कशिश ने विशाल का साथ नहीं छोड़ा। विशाल एक दबंग युवक था, इसलिए दीपक ने उससे कोई पंगा लेना उचित नहीं समझा। वह मन मसोस कर चुप हो गया। पति की चुप्पी के बाद कशिश विशाल के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी। कहते हैं कि जिस युवती के एक बार पैर बहक जाएं तो उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। कशिश का जल्द ही विशाल से मन उब गया तो उसने तीसरे प्रेमी को ढूंढ लिया। कशिश का यह कदम देखकर विशाल भी हैरान रह गया। चूंकि वह दीपक की पत्नी थी और जगह जगह मुंह मारती फिर रही थी, इससे बदनामी दीपक की हो रही थी। दीपक के कहे में वह पहले से ही नहीं थी, यानी दीपक के समझाने का उस पर फर्क नहीं पड़ा। दीपक ने सख्ती की तो कशिश अपने माँ बाप के पास चली गई। वहीं से वह अपनी ड्यूटी करती और नए प्रेमी के साथ घूमने निकल जाती। दीपक को अपने जानकारों से पत्नी की एक खबर मिल रही थी। उसे जानकारी मिल रही थी कि कशिश अपने नए प्रेमियों के साथ जमकर मौज मस्ती कर रही है। पत्नी के क्रियाकलापों से दीपक की समाज में बेइज्जती हो रही थी, लिहाजा ऐसी पत्नी से वह छुटकारा पाने की सोचने लगा। चूंकि वह विशाल को भी धोखा दे चुकी थी, विशाल भी कशिश से खफा था, इसलिए उसने कशिश को ठिकाने लगाने के बारे में विशाल से बात की। विशाल भी उससे खुंदक खाए हुए था, इसलिए वह भी कशिश को सबक सिखाने की योजना में शामिल हो गया। फिर योजना के अनुसार 12 मार्च को दीपक ने फोन करके कशिश को किसी बहाने से अपने कमरे पर बुलाया। वहां विशाल उपाध्याय भी आ चुका था। पति की मनुहार पर कशिश उस दिन उसके कमरे पर पहुंच गई। रात 11 बजे के करीब खाना खाने के बाद कशिश जैसे ही बिस्तर पर लेटी, दीपक ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के समय विशाल कशिश के पैर पकड़े था। हत्या करने के बाद वे उसकी लाश ठिकाने लगाने की सोचते रहे। उनके कमरे पर लकड़ी काटने वाली एक आरी रखी थी। उस आरी से उन्होंने कशिश की दोनों टांगें जांघ के ऊपर से काटी। इसके बाद उन्होंने उसका सिर काटा, फिर दोनों बाहें। फिर उन टुकड़ों को पिट्ठू बैग में भरकर मोटरसाइकिल से अलग अलग जगहों पर डालाए।
कशिश का मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ करके उन्होंने डांडी पुल के पास ही उस जगह डाल दिया था जहां उसकी टांगें और बाहें फेंकी थीं। लाश ठिकाने लगाकर वे निश्चिंत हो गए थे कि पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी। दीपक और विशाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। कशिश की मौत यह सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा, सम्मान और समझ कितने जरूरी हैं। शक, गुस्सा और गलत फैसले न केवल प्यार को खत्म करते हैं बल्कि जिंदगी और परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। किसी की गलती का बदला हत्या या हिंसा से नहीं लिया जा सकता। युवाओं को अपने फैसलों में सावधानी और परिवार को संवाद व मार्गदर्शन देना जरूरी है। कशिश की कहानी हमें बताती है कि प्यार जबरदस्ती नहीं, सम्मान से निभाया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।